आजकल लगभग हर जगह मुस्लिम समुदाय को एक कैंसर कहकर ट्रोल किया जाता है। हर जगह, चाहे वो पैलेस्टाइन, गाजा या सीरिया हो, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार आम है। इजराइल और अमेरिका जब चाहे इन पर बम बरसा देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस्लाम और मुसलमानों की हिस्ट्री। क्या ये शुरू से ऐसे थे या फिर टाइम बदलने के साथ इस कम्युनिटी में कुछ मिस्टेक हुआ? सबसे बड़ी बात, इस्लामी दुनिया में साइंस प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है, जबकि एक जमाने में मुसलमान दुनिया के सबसे आगे थे। इस्लामिक गोल्डन एज जो 8वीं से 12वीं सदी तक रहा, उस वक्त मुस्लिम स्कॉलर्स ने साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री में ऐसे कंट्रीब्यूशंस दिए जो दुनिया को बदल कर रख दिए। जाबिर इब्न हयान को मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अल-ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया। इब्न सिना की मेडिकल किताबें यूरोप में 600 साल तक पढ़ाई गईं। फिर आखिर आज मुस्लिम वर्ल्ड ग्लोबल साइंस में पीछे क्यों नजर आता है? इसका जवाब एक या दो रीजंस में नहीं, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और सोसाइटी के डीप फैक्टर्स में छुपा हुआ है। पहला रीजन, कॉलोनियलिज्म और पॉलिटिकल अस्थिरता। 18वीं और 19वीं सदी में मुस्लिम मेजॉरिटेरियंस दूसरी सभ्यताओं के कंट्रोल में आ गए। वॉर्स, इन्वेस्ट्स और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ने यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को तहस-नहस कर दिया। आज भी कई मुस्लिम देशों में पॉलिटिकल अस्थिरता, कॉन्फ्लिक्ट्स और गवर्नमेंट चेंजेस चल रहे होते हैं। जिस सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं होती, वहाँ साइंस रिसर्च ग्रो नहीं होती। दूसरा रीजन, एजुकेशन सिस्टम का गिरना। गोल्डन एज में मुसलमानों ने हार्वर्ड, MIT जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बराबर के सेंटर बनाए थे, जैसे बगदाद का हाउस ऑफ विजडम। पर प्रेजेंट एरा में कई मुस्लिम देशों में स्कूल और यूनिवर्सिटी करिकुलम आउटडेटेड है। रोटे लर्निंग ज्यादा है, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंस मेथड को कम इम्पोर्टेंस मिलती है। साइंस रिसर्च का इकोसिस्टम वीक हो चुका है। रिसर्च फंडिंग कम, लैब्स और फैसिलिटीज पुअर, क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की कमी, इनोवेशन कल्चर वीक। साइंस इन्वेस्टमेंट्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, रिजल्ट्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग निकलते हैं। तीसरा रीजन, साइंस लीडरशिप की कमी। गोल्डन एज में रूलर्स और लीडर्स खुद स्कॉलर्स को फंड करते थे। आज कई जगह लीडरशिप का मेन फोकस इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या पावर पर होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर नहीं। रिसर्च को नेसेसरी सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से टैलेंट अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। चौथा रीजन, इंटरनल डिविजन्स। मुस्लिम वर्ल्ड में सेक्टेरियन डिवाइड्स, सुन्नी, शिया, सल्फी वगैरह कभी कभी सोशल और पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर देते हैं। ये डिविजन्स डायरेक्ट साइंस को डैमेज नहीं करते, लेकिन कोलैबोरेशन, यूनिटी और स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। साइंस प्रोग्रेस सिर्फ तब होती है जब सोसाइटी यूनाइटेड हो और नॉलेज को प्रायोरिटी दे। पांचवा रीजन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्लो अडॉप्ट करना। गोल्डन एज के स्कॉलर्स ने दुनिया की नॉलेज को अडॉप्ट करके उसको इम्प्रूव किया। आज कई मुस्लिम सोसाइटीज ने मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक थिंकिंग को पूरी स्पीड से एक्सेप्ट नहीं किया। डायलॉग, डिबेट और क्वेश्चनिंग जो साइंस की बुनियाद हैं, हर जगह इक्वली एनकरेज नहीं होती। लेकिन ये भी सच है कि टैलेंट आज भी मौजूद है। नोबेल प्राइज विनर अब्दुस सलाम, अहमद ज़ेबाइल और उमर यागी जैसे साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया कि मुस्लिम वर्ल्ड में एबिलिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बस इकोसिस्टम वीक है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड साइंस में आगे बढ़ना चाहता है, तो उससे एजुकेशन रिफॉर्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूनिटी और साइंटिफिक माइंडसेट को दोबारा जिंदा करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्डन एज में था।